पहले तो सुप्रिया, स्वागत है आपका। और आज आप लोगों के लिए आज तो कम से कम अच्छी खबर है। एग्जिट पोल ने जो हताशा आप लोगों के भीतर अगर पैदा की होगी 3 दिन पहले, उस हताशे से 3 दिन के भीतर उबर गए आप लोग आज के नतीजों के साथ। हताशा आई थी अजीत जी, हमारे अंदर कोई हताशा नहीं थी। हम सब सड़कों पर जाकर लोगों से मिल रहे थे, हम हिंदुस्तान के आवाम से मिल रहे थे, हम रैली में लोगों को सुन रहे थे, हम देख रहे थे कि कैसे लोग आ रहे थे, वो कितने उत्साहित थे। तो मुझे शुरू से पता था, और स्पेशली उत्तर प्रदेश के बारे में, कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और मैं बार बार ये बात कहती थी। एग्जिट पोल जिस दिन आया और मेरे कुछ साथी परेशान भी हुए, मैंने उस दिन भी ट्वीट किया था और वो प्रमाण है वहां पर। और मैंने कहा था कि ये व्यवसाय है लोगों के लिए, इससे मनोरंजन करिए और याद रखिएगा 4 जून को पिक्चर अभी बाकी है, और हिंदुस्तान के जनमत और जनादेश पर विश्वास रखिए। तो मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई थी। अच्छा दिन है आज, और इसलिए ज्यादा अच्छा दिन है क्योंकि हिंदुस्तानियत, इस देश की मोहब्बत, इस देश के लोगों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया, फिर यह प्रूव कर दिया कि सत्ता की चाबी, पावर हमारे हाथों में। हम जिसको चाहेंगे आगे बढ़ाएंगे, जिसको मनाएगा रोकेंगे। ये हिंदुस्तान की जनता ने पूरी तरह से सिद्ध किया है। सुप्रिया, देखिए, अगर नतीजों के संदर्भ में देखें तो बीजेपी को भले बहुमत से 30 सीटें कम मिली, लेकिन एनडीए को 290 का आंकड़ा है, 272 में सरकार बन जाती है। तो अभी भी अगर देखें तो आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है। बीजेपी इस तरह से देखेगी कि आधा गिलास भरा है, जैसे यहाँ मेरे सामने रखा है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आ गया जिसमें उन्होंने देश की जनता को शुक्रिया अदा किया है और ये भरोसा जताया है कि करते रहेंगे। मैं इससे थोड़ा सा वाक्य नहीं रखती हूँ, और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जरूर 1 मिनट में अपना आकलन इस चुनाव का देना चाहती हूँ, और मुझे लगता है वही सत्य है। मेरा अपना मानना है, बीजेपी 303 से गिरकर 240-241 के आसपास आई है, करीब 63 सीट्स का लॉस है। बीजेपी ने 400 पार का नारा अकेले दम पर दिया था। एग्जिट पोल उनको 410 भी पार करा रहे थे। तो सबसे पहले तो कुछ सवाल विश्वसनीयता पर, मुख्य धारा के मीडिया पर भी खड़े होते हैं, फिर उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 63 सीट कम हुई उस पार्टी की जिसने चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर, किसी इतर व्यक्ति की तस्वीर नहीं सिवाय नरेंद्र मोदी की। तो एक बात तो तय है कि नैतिक रूप से बड़ी निर्णायक हार हिंदुस्तान की जनता ने उनको सौंपी है, पहली बात। दूसरी बात, उनके जो घटक दल है वो डर से, आतंक से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के कारण जरूर एक साथ आए होंगे। कितने दिन साथ रहेंगे मैं नहीं जानती हूँ, सब स्वतंत्र राजनीति करना चाहते हैं। तीसरी बड़ी बात, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, इस संविधान पर जब जब आंच आएगी हिंदुस्तान उठ खड़ा होगा। इतिहास इसका साक्षी है, और आज फिर से आज का लम्हा, आज का पल, आज का दिन इस बात का साक्षी रहा। और मुझे फक्र एक बात का बहुत ज्यादा है, राहुल गांधी ने जो मुहिम भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई चलकर शुरू करी थी, वो कहीं पर जिस मुद्दों को उन्होंने पकड़े रखा, वो बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, अडानी के हाथ में सारी वेल्थ, लोग गरीब होते हुए, किसान, गुर्बत की बातें, बेरोजगारी की बातें, प्रतिनिधित्व की बातें, वो लोगों को समझ में आई और लोग उसमें लामबंद हुए। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में चौंकाने वाले रिजल्ट दिए। तो गढ़ माने जाते थे बीजेपी के, इन्होंने तख्ता पलट दिया। और मेरा अपना एक बात का बहुत विशेष आकलन है कि यह देश 140 करोड़ लोग जो महंगाई से जूझ रहे थे वो निर्णय करेगा। करोड़ों बेरोजगार युवा निर्णय करेंगे। 3% स्टॉक मार्केट के लोग थोड़ी निर्णय करेंगे कि इस देश में चुनाव कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, और थोड़े दुख से कहती हूँ अजीत जी, क्योंकि हम और आप दोनों वहां पर रहे। मुख्य धारा के मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पप्पा के प्रोपेगेंडा में जबरदस्त बहुत बहुत मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी। 80-85 इंटरव्यू मोदी जी ने दे दिए, लेकिन इस देश ने कहा कि ना हमें मंगलसूत्र की बात चाहिए, ना मुजरा चलेगा, ना मटन मछली मीट चलेगा। चलेगा तो महंगाई की बात, रोजगार की बात, प्रतिनिधित्व की बात, हिस्सेदारी की बात, गरीबी खत्म करने की बात। और मुझे फक्र है अपनी देश की जनता पर, अपने देश के विवेक पर, अपने देश के जज्बे पर। और मुझे बहुत खुशी है कि इस नफरत के बाजार में हजारों लाखों मोहब्बत की दुकानें बड़े बड़े तरीके से खुलेंगी। सुप्रिया सुनीत, ये बताइए, जैसे ठीक है इसमें 234 का आंकड़ा है एनडीए का,
यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन है इंडिया का, माफ करें, इंडिया का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, लेकिन टैली वो भी दिख रहा है जिसमें मध्य प्रदेश में एक तरह से खाता नहीं खुला, बिहार में अच्छे नतीजे नहीं है, 9 सीटें जरूर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन था को कहीं चला, कहीं नहीं चला, कहीं राहुल गांधी के जो मुद्दे आप बता रही हैं वो चला, कहीं नहीं चला, इसको आप कैसे व्याख्या इसकी करेंगे? मेरा अपना मानना है कि मध्य प्रदेश में जो विशेषता आपने नाम लिया, मध्य प्रदेश में शायद हमें वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमें अपने संगठन पर, हमें जो हमारा मैसेज है लोगों पर, उस पर गहन चिंता भी करनी चाहिए और चर्चा भी करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में जो हमारा विधानसभा रिजल्ट था वो भी हमारे फेवर में नहीं गया था। आज का रिजल्ट भी हमें डिसअपॉइंट करा और ऐसे राज्य ने डिसअपॉइंट किया जहां पर हमारी जड़ें बड़ी मजबूत थी। लेकिन ऐसा लगता है कि हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना पड़ेगा और मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमें अपने संगठन पर ध्यान देने की, उसको मजबूत करने की बड़ी जरूरत है। मुझे लेकिन खुशी इस बात की है कि जिनको गढ़ राज्य कहे जाते थे, जहां पर बाबा का बुलडोजर चल रहा था, जहां पर शमशान कब्रिस्तान हो रहा था, जहां पर घुसपैठिए की बात हो रही थी, वहां की जनता ने कहा नहीं, हमें डिवाइड मत करिए। वहां के राम ने न्याय कर दिया। श्री राम की मर्यादा को तार तार जब नरेंद्र मोदी ने किया एक समुदाय विशेष के खिलाफ, प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ, ये सारी बातें जो जनता ने करी, मुझे लगता है श्री राम ने अयोध्या से बहुत बड़ा न्याय किया। अयोध्या में लल्लू सिंह का हारना जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, अजय मिश्र टेनी का लखीमपुर में हारना, जिनके लड़के ने रौंदा था किसानों को, तो किसानों का बदला देश ने लिया। प्रज्वल रेवन्ना ने जिन औरतों का शोषण किया था उसका बदला इस देश ने लिया। और मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहती हूं कि इस देश में सब कुछ चलता है, अहंकार नहीं चलता है। राहुल गांधी जी को आपने हरा दिया, बड़ी बात क्या कर दी आपने? ठीक है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, बड़ी बधाई हो आपको उस बात की 2019 में। लेकिन जिस तरह से किशोरी लाल शर्मा जी को आपने कहा ये पीए है, तो राहुल गांधी जी की आप क्या बात करेगा? उनका पीए ही काफी है आपको 1,64,000 से हराने के लिए। अहंकार ये देश बर्दाश्त नहीं करता और मुझे लगता है इसका पूर्वानुमान सबको था कि स्मृति ईरानी जी बुरी तरह से हार रही है और अमेठी से उनका बोरिया बिस्तर समेटने वाला है। मुझे लगता है जिस मार्जिन से राहुल गांधी जी को रायबरेली ने और वायनाड ने जिताया, वो अपने आप में बहुत एनकरेजिंग है। वो दिखाता है कि साउथ हो या नॉर्थ हो, हिंदुस्तान मोहब्बत की राजनीति चाहता है। मणिपुर में कांग्रेस का 2 सीट जीतना, मेघालय में 1 सीट जीतना, नागालैंड की 1 सीट जीतना, हमारा नॉर्थ ईस्ट में तो रिवाइवल है ही, लेकिन मणिपुर की जनता ने इस देश के प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है आप हमारे प्रधानमंत्री थे 10 साल, आपको आना चाहिए था। हम जूझ रहे थे, हम रो रहे थे, हमारे आंसू पोंछने के लिए आपको आना चाहिए था, आप नहीं आए, जो आया हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं इतना सीरियस हो गया है, तो अगर मैं कह पाऊं कि पप्पा ने वॉर तो रुकवा दी, लेकिन पप्पा 245 पार न करा पाए, तो आज इन सब बातों का मीम भी बन रहा है। विनम्रता रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा हंसी मजाक भी लाजमी है। नहीं होना चाहिए, और मैं तो लगातार कर रहा हूँ। देखिए, मैं अमेठी, सुप्रिया आपको शायद पता नहीं होगा, अमेठी लगभग 10-12 दिन एक कंस्टिट्यूएंसी में 12 दिन रहा, बीच में रायबरेली गया, कन्नौज गया, लेकिन फिर वहां रहा, क्योंकि मैं पहले 28 को पहुंच गया था कि राहुल गांधी का वायनाड के बाद नॉमिनेशन होगा या डेट आएगी। 28, 29, 30 इंतजार करते हुए फिर 2 की रात पता चला किशोरी लाल आ गए, 3 को नामांकन के वक्त भी था। एक शॉक जैसी स्थिति अचानक लगी, ये क्या हुआ। लेकिन 4-5 को फिर जो चुनाव उठना शुरू हुआ और फिर प्रियंका गांधी ने जो कैंपेन किया, और मैं लगातार था, और मैं आते वक्त एक वीडियो करके आया था कि अमेठी में अगर स्मृति ईरानी जीत जाएंगी तो चमत्कार है, हारना तय। क्योंकि स्मृति ईरानी ने मेरे खिलाफ भी कुछ बयान दिए कि कांग्रेस ने अजीत अंजुम को भेजा है यहाँ बैठाया हुआ, तो मैं वो देख के रिटर्न ऑन द वॉल आया था कि अमेठी में हार स्मृति ईरानी की लिखी है, उनकी नारद। जो आपने कहा ना, वो अहंकार है। अमेठी में स्मृति ईरानी को उनके अहंकार की वजह से, मैं कह रहा हूं, मैंने वो देखा है 10 दिन, वो जनता ने उनको सजा दी। लेकिन उसके बाद एक सवाल उठता है सुप्रिया, कि यहां से अब लड़ाई दूसरी है। चाहे बीजेपी को बहुमत ना मिला हो, चाहे 60 सीटें बीजेपी की कम हो गई हो, लेकिन मोदी जी फिर प्रधानमंत्री तो बन ही रहे हैं। एनडीए का 291 का नंबर है। अब बन ही रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा प्रीमच्योर हो गया कहना। पता नहीं बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हमें क्या पता है। अब पता नहीं आरएसएस क्या चाहता है। मैंने तो कुछ अलग तरीके की बातें भी सुनी है। मैंने तो सुना है कि 272 के बहुमत से बहुत दूर है मोदी जी। अगर नैतिकता है मोदी जी में,
अगर मोदी जी जरा सी भी नैतिकता रखते हैं तो उनको बिल्कुल ये पद स्वीकार नहीं करना चाहिए और ना शायद आरएसएस उनको करने देगा। तो देखिए अभी क्या होता है। और जहां तक उनके घटक दलों की बात है अजीत जी, ये तो अभी एक दिन की बात है। हिंदुस्तान की राजनीति बदलते किसी ने देखी थोड़ी। और जिन घटक दलों को आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से अपने साथ जोड़ा हुआ है, जब उनको दिख रहा है कि आप कमजोर हैं तो वो आपको दूध की मक्खी की तरह निकालने में थोड़ा ज्यादा वक्त थोड़ी बर्बाद करेंगे। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं आप इसका जवाब अभी देना चाहेंगे कि नहीं, लेकिन दो घटक अहम हैं। जिन दो घटक दलों के पास मोदी की कुर्सी की चाबी है या मोदी की सत्ता के 4 पाए में 2 पाए उन दो घटक दलों के पास है, एक नीतीश कुमार के पास और एक टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पास। 4 कुर्सी में 2 पाए खंबे उन्हीं के पास है, दोनों ने खींचे नहीं कि कुर्सी धप से गिरी। तो क्या इंडिया गठबंधन ऐसी कुछ कोशिश भी कर रहा है? जो खबर आई शरद पवार बात कर रहे नीतीश कुमार से या टीडीपी से, ऐसी भी कुछ कोशिशें हो रही हैं, हो सकती हैं? मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति में हर व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करता रहता है। शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं अदनी सी एक कार्यकर्ता आपको बताऊंगी कौन किससे बात कर रहा है, मुझे पता भी नहीं होगा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर बड़े लेवल पर जरूर बातचीत होती रहती है और हर पार्टी देख रही है। हर पार्टी ने देखा है कि 10 साल इस देश में क्या हुआ। हर पार्टी ने देखा है कि 10 साल कैसे एक आदमी ने अपनी मनमर्जी चलाकर एजेंसियों, पुलिस का, प्रशासन की निरंकुशता के चलते राजनीतिक दलों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ, राजनेताओं के साथ क्या क्या हरकतें की है, ये देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो उनका घटक दल हो या उनके विपक्षी हो, वो जानते हैं कि ये किस तबीयत के लोग हैं और वो क्यों इनको दूर रखना चाहेंगे। मैंने तो सुना है कि नागपुर में ही बड़ी कौतूहल मची हुई, इधर-उधर की बात ही छोड़िए आप। सुप्रिया, ये बताइए 2019 में 52 सीटों पर कांग्रेस थी, 2014 में 44 सीटों पर कांग्रेस थी। आज आप 100 के आसपास है जो मैं देख रहा हूं। अगर इलेक्शन कमीशन का डेटा जो फाइनल जो दिख रहा है, मान लीजिए 100 के आसपास, 99 पर अभी है, तो ठीक है, सीटें बढ़ गई 45, 46, 47 सीटें जो भी मान लें, लेकिन कांग्रेस अभी भी शतक पर अटकी है। यहां से कांग्रेस के लिए क्या संघर्ष और क्या हासिल देखती है इस नतीजे में, क्योंकि लड़ाई फिर आगे 5 साल की है? बिल्कुल, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी क्योंकि हम एक इंडिया गठबंधन का अपना दायित्व, अपना धर्म, अपनी भूमिका निभा रहे थे। मुझे आज भी याद है 31 दिसंबर 2022 का वो दोपहर, जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा से आकर, और उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के लिए अगर कहीं कहीं हमें थोड़ा मन मारना पड़ेगा, थोड़ी अपनी जमीन देनी पड़ेगी, तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे सामने जो चुनौती है उससे निपटना जरूरी है, इस देश को बचाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब आपके पास पावर आती है, जब आपका रिवाइवल होता है, तो बहुत तगड़े तरीके से होने लगता है। 100 पर हमारे अंक हैं, लेकिन हम कम सीटों पर लड़े और उस पर भी हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश में अगर आप देख लीजिए 7-8 सीटें जीतना, जिस कांग्रेस को कोई एक भी नहीं दे रहा था, बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है यहीं से रिवाइवल शुरू होगा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, और इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा 36 का आंकड़ा रहता है मीडिया से, क्योंकि मीडिया से आती हूँ तो उनकी असलियत थोड़ी सी बाकी लोगों से ज्यादा जानती हूँ। आज सुबह जब नतीजे आने शुरू हुए तो इंडी गठबंधन लिखने वालों ने इंडिया गठबंधन लिखना शुरू कर दिया। लोग 1-on-1 के लिए बुलाने लगे मीडिया से, लोग कांग्रेचुलेशंस के लिए फोन करने लगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये सब सत्ता के पक्षधर हैं, जिधर सत्ता रहेगी उधर ये लोग रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया ने एक चीज सिद्ध कर दी कि आप बिल्कुल निष्प्रभावी हैं। हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल निष्प्रभावी है। आपने अपने टीवी चैनलों पर मोदी चालीसा चलाई, आपने विपक्ष को क्या क्या नहीं कहा, आप विपक्ष को सत्ता पक्ष से ज्यादा भला बुरा कहते थे। शोज में पता नहीं चलता था कौन एंकर है और कौन प्रवक्ता है, लेकिन उसके बाद भी इतनी विवेकी है इस देश की, मेरे देश की जनता, कि उसने आपको धता बताई। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ये यूट्यूबर्स को बोलना कि ये क्या यूट्यूबर्स को लगता है वो माहौल बना देंगे, भाई माहौल तो कहीं और ही बन रहा था, टीवी चैनल तो नहीं बना पाए, ये पूरी तरह से साफ है। और एक बात और कहना चाहती हूँ अजीत जी, और ये मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी आज, और अमूमन मैं शायद इस पर बोलती नहीं। जब मैंने राहुल जी को देखा और मुझे लगा कि ये एक आदमी पूरी सत्ता से, उनके संसाधनों से, उनकी संस्थाओं से, उनके झूठ के प्रचार से, उनके मीडिया के प्रहार से अकेले लड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ा इस व्यक्ति को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी जो सदस्यता थी वो गई, उनका घर गया, उनको क्या क्या नहीं कहा गया।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। और मैंने अपनी टीम को आकर ये बात कही कि अगर आज से एक लेसन लर्न करना है पूरी जिंदगी के लिए, तो याद रखना कि सत्य बहुत प्रबल होता है और सत्य को कोई हरा नहीं सकता। और लगातार संघर्ष और लगातार कंसिस्टेंसी ये मानना पड़ेगा लगातार कि जो उन्होंने शुरू किया भारत जोड़ो यात्रा से, वही नैरेटिव इंडिया ने बनाया, वही सबने एम्पलीफाई किया, क्योंकि हम वो जनता की बात कर रहे थे और इसीलिए लोगों को समझ में आ रही थी। मैं जहां जा रही थी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, लोग कह रहे थे इंडिया इंडिया इंडिया, तो मुझे लग रहा था कहां से टीवी चैनल वाले किसकी हवा दिखा रहे हैं। तो जब एग्जिट पोल भी आए थे, इसीलिए मैंने कहा था मजा लीजिए, अब मनोरंजन का है, व्यवसाय है लोगों के लिए, लेकिन याद रखिएगा कि पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर जनादेश से क्लियर होगी। लेकिन थोड़ी धड़कन तो बड़ी होगी सुप्रिया, ऐसा नहीं है, थोड़ी तो बेचैनी हो गई कि सारे एग्जिट पोल, मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन एग्जिट पोल आया, कई बार क्या होता था सुप्रिया, 10 एग्जिट पोल में 2 एग्जिट पोल को और दिशा दिखाता था। हम 20 साल से यही देख रहे हैं। पहली बार हमने देखा कि सारे एग्जिट पोल जैसे कहीं से पर्ची बन के आई हो कि 360 से 401 तक देना है। वही मुझे ऐसा लगता है धड़कन इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि समझ में आ गया था कि ये स्टॉक मार्केट के लिए किए गए एग्जिट पोल हैं। ये उन लोगों के लिए किए गए जिन्होंने पोजीशंस लेकर पैसा बनाना है। ये समझ में आ गया था। ये समझ में आ गया था कि ये सारे एग्जिट पोल कहीं से गढ़कर एक ही जगह से आए, क्योंकि सबके एक ही आंकड़े थे और जो जमीन पर हमने देखा था वो बिल्कुल जुदा था। तो ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर मिसमैच है, जो हमने देखा है वर्सेस जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। और मेरा अपना मानना है और मुझे इसको कहने में कोई संदेह नहीं है कि विनम्रता होनी चाहिए। और मैंने बहुत विनम्रता राहुल जी से सीखी है। मैं बहुत विनम्र नहीं थी एज अ पर्सन। आज मैंने जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए देखा, जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, जिस विनम्रता से वो बोले, बहुत सीखना है अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जनता ही आपको सिखाती है और इस देश की जनता के अंदर जो विवेक है, इस देश की जनता के अंदर, मतलब देश की जनता ने टेनी को भी लेसन सिखाया, प्रज्वल रेवन्ना को भी सिखाया, स्मृति ईरानी को भी सिखाया। इस देश की जनता ने एक मैसेज दिया, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, सत्ता हमारी है, ये लोकतंत्र है। मैं वही कहने जा रही थी, अयोध्या का बड़ा फैसला, राम मंदिर है, प्रभु राम, जहाँ काशी है वहां आप बड़ी मुश्किल से मार्जिन को आपने 2.5 लाख कम हो गया मार्जिन, प्रधानमंत्री का मार्जिन। नहीं, एक मिनट, मुझे लगता है अजय राय ने जबरदस्त चुनाव लड़ा। राहुल जी 4 लाख के वोट से जीत रहे रायबरेली से, और प्रधानमंत्री एक बार तो 11,000 से ट्रेलिंग कर रहे थे 2 राउंड में पहले, और उसके बाद जब जीते भी तो मुश्किल से 1.5 लाख वोट से जीते। 10 लाख पार की बात कर रहे थे, 18 मंत्री वहां पर लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता जो है बड़ी समझदार है, उसके विवेक पर यकीन रखना चाहिए और वो फैसला बिल्कुल सही करती है अंततोगत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बता दें, सोशल मीडिया के रिपोर्टर या जर्नलिस्ट के तौर पर हम लोगों को भी चिंता ये थी कि अगर ये 300 350 पार कर गए तो इनका अंकुश, इनका हथौड़ा, इनका फावड़ा हम जैसे लोगों पर भी चलेगा। और एग्जिट पोल के बाद 48 घंटे हम भी सन्नाटे में थे कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन चलिए, वक्त, अजीत जी, इस देश ने ये सिद्ध कर दिया, सब कुछ बर्दाश्त है। इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह के वोट हमें यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर मिले, पंजाब जगहों पर मिले, वहां पर जो शोषित, दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा समाज है, उसको लगा अगर ये आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी सूचना दे दूं कि आज सुबह से लगातार 11 घंटे लाइव के हुए और 1,70,00,000 लोगों ने आज हमें देखे हैं, 17 मिलियन। और रात तक 30 मिलियन हो जाएगा। एक दिन में 2 करोड़ लोगों ने आज देखा। ये सोशल मीडिया की ताकत है, वैकल्पिक मीडिया की ताकत है। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सुप्रिया, आपका भी शुक्रिया। और उसके बाद कुछ खबर बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।